बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा है कि अमन पाकिस्तान का पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब ज़्यादा शदीद होगा। जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अफगान भाई दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें और भारत के आलाकार भी ना बने। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज तुलबा के साथ जो खसूसी नशिस्त की है उसमें उन्होंने कहा है कि अमन जो है पाकिस्तान का पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब जो है ज़्यादा शदीद होगा। देखिए, जंग तो होगी। जंग का तो एक मेरे ख्याल से एक वक्फा है, पॉज कह लें उसको, जो भी कह लें, लेकिन एक हतमी जंग तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होनी है। और वो जो जंग है वो अब किस अंदाज में वो जहरीत करते हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर या हाइब्रिड, तो ज़ाहिर दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज उस हवाले से चल रहा है। लेकिन यह है कि अभी तो भारत के जो वफूद हैं वो दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर अमेरिका में जो शशि थरूर साहब गए हैं तो उनकी अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पता चला ना कि ये यहाँ पे हमारे ऑफिशियल से मिल रहे हैं साइड पे, तो वही प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही करना है जो माइकल वॉल्श के साथ, तो वो गैदरिंग या कांग्रेसमैन या डेमोक्रेट्स या इनके साथ उनके साथ मिले। लेकिन अगर वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलते हैं तो ये मैंने पहले भी बात की थी कि नेतन्याहू पे शक हो गया था, शक नहीं बल्कि सबूत थे कि नेतन्याहू बात कर रहे हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, तो उनको फारिग कर दिया था। और उस दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत शदीद जो है वो नेतन्याहू से एक तरह से नफरत कह लें या जो भी कह लें, वो बात नहीं करते। तो ये है कि अब ये कायल किसको करेंगे जाके, फैसला तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ही ये बात बार बार कह रहे हैं कि मैंने एक ना वो सेक्रेटरी रूबियो से मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी रूबियो की जो गुफ्तगू होगी तो वो तो एकदम प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके सामने अगर कहा कि ऐसे नहीं हुआ था, आप नहीं आए थे, ये नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता वो अमेरिका में किसको कायल करेंगे। दूसरी बात जो है वो शशि थरूर जो हैं वो बड़े यानी पढ़े लिखे हैं, और मैंने अपने बताया भी कि उनसे मुलाकात भी हुई है। बड़े नफीस, बड़े धीमे लहजे से बात करने वाले हैं। और ये उस तरह की बात जैसे जयशंकर जी इन दिनों इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ना, तो वो परेशान हैं। उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे वो कुछ छुपा भी रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, कुछ परेशान है, क्योंकि जाहिर है वो हिंदुत्वा के लोग ये तो किसी सूरत सुनने को तैयार नहीं है ना कि हमें शिकस्त हो गई है। मतलब एक डिनाइल मोड में है कि हमें शिकस्त इस वजह, हिंदुस्तान को नहीं, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार की पॉलिसियाँ 11 साल की, उसकी वजह से मुल्क के अंदर भी तकसीम पैदा हुई है, उसके वजह से मुसलमानों में भी तकसीम पैदा हुई है। फिर उस दिन ये मुस्लिम कुछ फसादात भी होने थे, ये जो कलमे वाली बात इन्होंने की थी 22 तारीख को कि कलमा सुनवाया गया और ये सारा किया। लेकिन मुझे शशि थरूर साहब के एक जो उन्होंने बात की है ना, उस पर बहुत मैं हैरान हूँ कि ये शशि थरूर ये बात भी कर सकते हैं। देखें, तुर्की में या तुर्किया में ज़लज़ला आया था 2023 में, और ज़लज़ला भारत में कभी आया है ना, ये मैं ख़ुद बता रहा हूँ, अपना वाक़या बता रहा हूँ कि जब सुनामी का हुआ था हमने अपने टीवी चैनल्स पे ट्रांसमिशन की थी। सुनामी के का जो फंड रेजिंग हुई थी उसके लिए हमने ट्रांसमिशंस की हुई हैं। जो ये इंसानी आफात होती हैं ना, उसमें फिर कोई बात, छोटी घटिया बात अगर आप सुने ना किसी ऐसी शख्सियत के मुंह से जिसको आप बड़ा एहतराम करते हो, तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मामला, ये कैसे हुआ मामला। अच्छा, जब ज़लज़ला आया पाकिस्तान में तो उसके कुछ अर्से के बाद भारत के लोगों ने भी हमारे टीवी चैनल पे ही आके और फंड रेजिंग में हिस्सा लिया। उनके फिल्म स्टार्स भी थे, बाकी लोग भी थे। अब शशि थरूर जो हैं उन्होंने एक अजब बात की आज, और मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो गया है अचानक। वो कहते हैं, उन्होंने केरला हुकूमत के ऊपर तनकीद की है कि जो आपने 10 करोड़ केरला की तरफ से 10 करोड़ रुपया टर्की की मदद की थी ज़लज़ले के दौरान, तो ये मिसप्लेस्ड जेनरोसिटी थी। यानी आपको एक ऐसे मुल्क की ज़लज़ले में मदद, ज़लज़ले के लिए उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी जो हमारा दुश्मन है, बाद में जाके हमारा दुश्मन साबित हुआ है, तो ज़लज़ले में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। मैं 48 स्लाइड कोट कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की।
अब ये कितनी छोटी और कितनी घटिया बात है। ये शशि थरूर साहब के मुंह से ये सुन के और अफसोस हुआ, और कोई आरएसएस का गुंडे वुंडे इधर बात कर रहे होते तो चल जाता, लेकिन ये शशि थरूर कह रहे हैं कि टर्की को हमने, जो केरला ने एड दी थी, वो उनको मिसप्लेस्ड जेनरोसिटी थी। और उसके बाद उनकी तरफ से फिर जवाब आया है केरला की तरफ से, द हिंदू, वो कह रहे हैं कि ये एड जो है ये यूनियन मरकजी हुकूमत का ऑपरेशन दोस्त उस वक्त चल रहा था, उसमें एड गई थी। अब चूंकि ये तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, 47 से लाइक तुर्की चूंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, तो ये घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। उस वक्त भारत क्योंकि क्लियर नहीं था कि तुर्की किस वक्त कहाँ खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, तो वो जो है वो उन्होंने ये बात की, उनका जवाब आया कि आप भूल गए शायद के ऊपर, लेकिन इतनी छोटी बात ही की है कि मैं इसके ऊपर। दूसरा उनका एक बीजेपी का और एक बंदा है, अच्छा, जिसके मुंह में जो बात आ रही है ना इस वक्त, वो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बातें करता जा रहा है। अब उनके एक कोई वहाँ पे हैं राम चंद्रा झंगरा, ये एमपी हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं, देखें वो जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मकबूजा कश्मीर में और पहलगाम में, वहाँ पर वो जो भी दहशतगर्द थे, फॉल्स फ्लैग था, जात, हम तो तहकीकात का मुतालबा करते रहे इतने दिनों और अभी भी कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। तो वहाँ पे जब उनको वो बेगुनाह लोगों को, ये दहशतगर्द जो भी थे, फॉल्स फ्लैग था या सिक्योरिटी का जो भी था, अब इनको ही पता है कि क्या था, वो कहते हैं कि जब उनको मारा जा रहा था तो जो उनकी बेगमात खड़ी थी वहाँ पे और जो जिनके शौहरों को गोली मारी या कत्ल किया जा रहा था, तो वो इंतहाई बुज़दिल ख़वातीन थी, इंतहाई बुज़दिल थी। उनके अंदर कोई एहसास नहीं था कि उनके शौहर कत्ल हो रहे हैं, उनके अंदर किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे, शायद वो इंजॉय कर रही थी अपने शौहरों को मरता देख के, और वो उन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिए। यानी वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, और वो कहते हैं कि मर्दों को इसलिए मारा गया कि औरतें वहाँ खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। अभी इतनी एक अजीब व गरीब सी इनके बयानात आ रहे हैं ना। ये कहते हैं टाइम्स नाउ 50th, पहलगाम विक्टिम्स वाइव्स लैक्ड स्पिरिट, उनके अंदर कोई एहसास ही नहीं था और वेलर, कोई उनमें जज्बात, किसी किस्म का एहसास ही नहीं था। बीजेपी के रामचंद्रा सेज वुमेन्स फोल्डेड हैंड्स, वो अपने हाथ बांध के बैठी हुई थी। अच्छा, अब ये जो है इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि विमेन हु लॉस्ट हस्बैंड्स लैक्ड वॉरियर स्पिरिट, उनके अंदर कोई जंगी जज्बा ही नहीं था। यानी आप ख़वातीन, वह चीख पुकार है, कोई बच्चे भी आ जाते जद में, कोई हो सकता है खातून को भी गोली लग जाती, ये कोई बातें हैं करने वाली। कभी एक के पीछे लग जाते हैं, कभी वो कहना सूफिया के पीछे लग जाते हैं, कभी यूट्यूबर उठाने शुरू कर देते हैं। अब ये उनकी जो ट्रेजिडीज़ हुई हैं बड़ी घरों में, उनके पीछे लग गए, बजाय इसके कि ये सीधी सी बात करें कि मारा किसने है, मारा किसने है। और ये और बहुत सारे इश्यूज हैं ना जो उठा रहे हैं, पब्लिक उठा रही है। तो इन्होंने वो जो उनकी जिनके घर में मातम है, उनके ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। और इतना अफसोस होता है कि ये किस तरफ एक बहुत बहुत महज़ब सोसाइटी कहाँ निकल गई है, कहाँ निकल गई और क्या बातें कर रही है। अच्छा, भारत के हवाले से मैं एक दो बातें और करके फिर उसके बाद जो है वो दोबारा आता हूँ। उनकी जो सरकारी अदारा है उनका, ये ANI न्यूज़, ये चूँकि 4-5 दिन से बड़ा शोर मचा हुआ था, इसमें तो 40 स्लाइड हम कोट कर देते हैं। बांग्लादेश, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की बात हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस नॉट रिजाइनिंग और लिविंग कंट्री अमिड रेजिग्नेशन बर्स, अनशेड्यूल्ड मीटिंग ऑफ एडवाइजरी काउंसिल हेल्ड। तो वो वहाँ पर सिर्फ सुकून है हर किस्म का। और ये जो बात हो रही थी कि वहाँ पे, और फिर उसको ढाका ट्रिब्यून ने आज ये बताया कि 41st की मीटिंग हो रही है उनकी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, सब कुछ आ रहा। लेकिन इसी दौरान एक और काम हुआ है, और वो ये हुआ है कि इनकी जो एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ जो है एक मुआहदा हुआ था बांग्लादेश की नेवी का। ये हुआ था हसीना वाजिद के दौर में। गार्डन रीच शिप बिल्डिंग्स, ये जब हसीना वाजिद थी तो उनके आखिरी 1 महीने में दोनों मुल्कों की नेवीज़ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। ये 45th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो मैं मैं दिखाऊं। अच्छा, इन्होंने ही फिर ओमान के साथ भी एक मुआहदा साइन कर लिया था, इसी कंपनी ने ओमान के साथ भी कर लिया था। ये ओमान टाइम्स है। और इन्होंने ही फिर मैं 44 दिखाऊं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो इंडिया एंड बांग्लादेश स्ट्रेंथन नेवल टाइज, एडवांस ओशन गोइंग
टग एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें ये हुआ था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ, और ये हुआ था आखिरी दिन थे ना इनके इंडिया और जब हसीना वाजिद के आखिरी दिन थे, तो इन्होंने जो है ये बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था, बहुत बड़ा। और ये जो एग्रीमेंट है ओशन गोइंग टग, ये इन्होंने ये जो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग और इंजीनियर्स और ये नेवीज़ के दरमियान हुआ था दोबारा। और ये मैं इंडियन एक्सप्रेस दिखा देते हैं, बांग्लादेश नेवी इंक्स डील विद इंडियाज GRCE 43rd स्लाइड हम दिखा सकें, तो ये 800 टन ओशन गोइंग टग का एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है ना, बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये दोनों मुल्कों का एक नेवी का एक स्ट्रेटेजिक, ठीक, ये मतलब होता है ना कि तिजारत हो रही है टमाटरों की, प्याजों की, नहीं, नेवीज़ के दरमियान एक मामला तय पाया था। अब जनाब सूरत हाल ये है कि इंडिया टुडे को ही कोट कर रहा हूँ, 42nd, बांग्लादेश कैंसल्स ₹180 करोड़ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया अमिड डिप्लोमेटिक स्ट्रेन। तो बांग्लादेश ने जो ये मामला तय किए थे ये सारे, इनके साथ वो उन्होंने मुआहदा तोड़ने का ऐलान कर दिया है बांग्लादेश ने। अच्छा, इसके बारे में आपको ये बताऊं कि अगर ये बांग्लादेश ये मुआहदा तोड़ता है तो इसका नतीजा जो ये बाकी जगहों पे मौजूद जो ये सारा मोदी जी की वजह से, ये इनके जो हरकतें हैं या जो भी इनकी वो है, तो उसकी वजह से जो है वो उसकी वजह से बाकी जो अरब ममालिक या बाकी जो इनकी पोर्ट्स वगैरह के सिस्टम थे वो इफ़ेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि एक बांग्लादेश अगर दरमियान में से निकल रही है पोर्ट, तो फिर मालदीव पे क्या है, फिर ओमान में क्या मामला आते हैं, बाकी जो एक ही कंपनी चूँकि इन्वॉल्व थी तो उसने इंडिया से तोड़ा है, तो इंडिया के फिर बाकी जगहों पर ये मोदी जी को अब देखना है कि ये अपने मामलात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत सारे महाज खुले हुए हैं, उसमें पाकिस्तान को देखते हैं ना कि पाकिस्तान कहाँ फिट हो रहा है उस पूरे, और पाकिस्तान किस तरह से आगे, पाकिस्तान को 10 मई के बाद जो एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो गया है दुनिया के सामने। शहबाज शरीफ साहब तुर्की में है आज, उसके बाद मेरे ख्याल से ईरान, तुर्की, ये सारे मुल्क हमारे, लेकिन जियो पॉलिटिक्स हमेशा आपके ओस पड़ोस से शुरू होती है। अगर आप ओस पड़ोस में मामलात आपके ख़राब हैं, जैसे इंडिया को देखना है कि उनके उस पड़ोस में जो ममालिक, तो फिर आप जाके वो कहेंगे जी मैं वो एक टम्बकटू के साथ अपने उनको कायल करने जा रहा हूँ टम्बकटू के अंदर कि भाई ये हमारे एक डेलीगेशन भेज रहा हूँ टम्बकटू, तो वो कहेंगे भाई आपके आसपास के लोग सारे क्या पागल हैं, चारों तरफ जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आपका फटा पड़ा हुआ है, तो ये जो है ये आप कहाँ से पहुँचे। और दूसरी बात ये कि जब देखिए हाथी के पाँव में सबका पाँव, इंडिया इतनी दफ़ा इनका नाम ले चुके हैं और कश्मीर का नाम इतनी दफ़ा ले चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि अमेरिका जाके किससे मिलेंगे मुझे नहीं पता, या तो ट्रम्प इंतजामिया के लोगों से मिलेंगे, थिंक टैंक से, वो तो आम आदमी ख़त्म जैसे भी पहुँच जाते हैं थिंक टैंक्स में, तो वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या ट्रम्प इंतजामिया इनकी बात सुनेगी, तो आई डाउट कि वो बात सुनेंगे, बल्कि वो मज़ीद गुस्से में आएंगे कि ये हमारे मुल्क में आके और बताने जा रहे हैं और लॉबिस कर रहे हैं, ट्रम्प को नहीं पता चले तो बेहतर है। दूसरी बात है वो ये है कि ये ज़रा नए महाजों को सबको लेके ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है उसी थीसिस पे, और उसमें बिल्कुल मामलात उसी तरह जा रहे हैं जिस तरह हम कहते रहे हैं। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन को पिछले 24-48 घंटों में शदीद यानी हर रोज़ ये हो रहा है कि पहले रोज़ से ज़्यादा जो है वो ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए हैं कीव के ऊपर, और ये अक्रॉस द यूक्रेन हुए हैं। यूक्रेन के बारे में ऐसा लगता है कि उसको यूक्रेन को छोड़ दिया इन्होंने, हवाले कर दिया पुतिन के कि आपने जो कुछ यूक्रेन के साथ करना है करें। अब यूक्रेन के जो वहाँ पर डिफेंस सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा, उनको असलहा नहीं मिल रहा, उनको मज़ीद इमदाद नहीं जा रही, फ़ौजी उनका मोरल डाउन है, वो वापस आ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ वो जो फ्रंट लाइन्स हैं वहाँ से पलट रहे हैं क्योंकि उनको खबरें मिल रही हैं कि पीछे से मदद नहीं आएगी। लेकिन ये है कि बातचीत आगे बढ़ नहीं रही, और वो जो है वो कीव पोस्ट का एक ऑपेड उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, 5th अगर हम दिखा सकें, वहाँ का एक बड़ा रोज़नामा है और उसका एक ओपिनियन उसमें आ जाया है 5th, द फेट ऑफ सरेंडर, कि हाउ सॉफ्ट रेटरिक एंड फॉल्स न्यूट्रलिटी बिट्रे यूक्रेन एंड डेमोक्रेसी इटसेल्फ। किस तरह ये आराम आराम से प्यार मोहब्बत से हमसे जो वादे होते रहे
और ये कहा जाता रहा कि हम न्यूट्रल हैं। इसने यूक्रेन को, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि तमाम डेमोक्रेसी को भी तबाह कर दिया। तो वो जो है वो उनके जहनों में वहाँ पर अब ये बात हो रही है कि हम एक टोटल सरेंडर की तरफ जा रहे हैं। और टोटल सरेंडर से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें इस वक्त वो जो मैंने कल भी बात की थी, बार बार कर रहा हूँ कि क्या जर्मनी से या किसी और जगह से वो 1-2 लाख फौज भेजेंगे इन हालात में? क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेंगे जाओ जाके रशियन से और नॉर्थ कोरियन से और सबसे लड़ो? वो तो प्यूटिन से मिलना चाह रहे हैं। और प्यूटिन के साथ उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की डायरेक्ट बात करें। डायरेक्ट बात कब होगी? इस्तांबुल में तो हुई नहीं। जो लास्ट बात हुई थी वो ये कि सरेंडर, और वो आगे तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो हदफ है, जो निशाना है, वो कीव, यानी पहले सुमे बफर था, लेकिन अब वो थोड़ा सा आगे जो अटैक ज़्यादा हो रहा है वो कीव पे, दारुल हुकूमत पे हो रहा है। अच्छा, ये जहन में रखें कि प्रेसिडेंट पुतिन का जहन अगर हम रीड करते हैं तो ये जहन में रखें कि 15 ममालिक, सोवियत यूनियन जब टूटा है तो उसमें से 15 ममालिक आज़ाद होकर निकले थे, 15 रियासतें। और ये हम 4th स्लाइड अगर दिखाएं तो उसमें जो है वो एक तो रशिया खुद है, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया। ये जॉर्जिया वो मुल्क जहाँ पर अब भी वो अबकेजिया में और ये साउथ ओसेटिया में बैठे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद रशियंस बैठे हैं, यानी कि फिर उसके बाद आर्मीनिया, यानी जॉर्जिया को पहले उन्होंने कोशिश की थी ना 2008 में कि ये जॉर्जिया को नेटो का उस पर जंग छिड़ गई थी। आर्मीनिया, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तो 15 रियासतें। अच्छा, अब इन 15 को आप देखें तो अब आप प्रेसिडेंट पुतिन का अगर जहन देखें तो इसमें मोल्दोवा तो ना EU का मेंबर है ना नेटो का मेंबर है, ना EU का मेंबर है ना नेटो का मेंबर है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इसको हम लिस्ट को गौर से देखें। आर्मीनिया जो है, आर्मीनिया अज़रबैजान, इनकी सुलह हो गई। आर्मीनिया जो है वो CSTO का रुकन बन गया था, लेकिन डिफीट खा गया। रशिया ने सपोर्ट कर दिया अज़रबैजान को, ठीक है। तो 2 मुल्क तो आपस में इनका पीस टॉक्स वगैरह हो गई, ऊपर के 2। बेलारूस के अंदर उनके वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं बेलारूस में। एस्टोनिया फड्डे में आ गई है बीच में। एस्टोनिया एक आप समझ सकते हैं कि पुतिन की नज़र एस्टोनिया पे ज़रूर होगी। जॉर्जिया में तो झगड़ा खड़ा हुआ। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे मुल्क उनके साथ, उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये जो हैं, ये जो है ये कोई इशू नहीं है। ऐसा ये जो बाकी मुल्क हैं, लेटविया, लिथुआनिया, ये इन पे भी उनकी नज़र होगी। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये मुल्क सारे जो उज़्बेकिस्तान, इनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये जो हैं ये इसमें ये कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें जो इशू है ना, एक तो मोल्दोवा, अगला मोल्दोवा पे नज़र रखनी पड़ेगी हमें, जो नंबर 10 है मोल्दोवा। ये मोल्दोवा को अगर मैप में देखें ना तो मोल्दोवा जो है, अच्छा मोल्दोवा ना EU का मेंबर है ना नेटो का मेंबर है, मतलब दोनों नहीं है, बस उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। उसको एसोसिएट मेंबरशिप देके इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। तो मोल्दोवा अगर देखें तो बिल्कुल साहिल में ये आपको, अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो मोल्दोवा जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ जो है वो फिर एक पतली सी स्ट्रिप है, ये पहले में डिस्कस कर चुके हैं, वो लेके जाती है मोल्दोवा तक। तो नीचे के सारे इलाके जो कि उस तरफ जा चुके हैं, ब्लैक सी, तो इनकी यकीनन प्रेसिडेंट पुतिन की जो है मोल्दोवा पे नज़र होगी। ये इसका इम्कान जाहिर किया जा सकता है। दूसरा जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर इनका, वो पता नहीं फिनलैंड को क्या ट्रक की बत्ती दिखाई इन्होंने, बाइडेन इंतज़ामिया ने, फिनलैंड नेटो में चला गया। फिनलैंड को 800 किलोमीटर से ज़्यादा फिनलैंड का बॉर्डर है। तो फिनलैंड जो है उसके बॉर्डर के साथ भी ये अपना जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है। वहाँ पे मुख्तलिफ क्रॉसिंग्स थी पहले, वो क्रॉसिंग्स बंद हो गई। फिर वहाँ से बड़ा खूबसूरत मुल्क है दोनों, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि फिनलैंड के साथ इनका बहुत बड़ा रशिया का बॉर्डर है। तो वहाँ पर एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा वो, तो फिनलैंड के लोग बड़े इस वक्त परेशान हैं कि भाई हम ये एक न्यूट्रल मुल्क था और पुरानी हिस्ट्री भी इनकी, फिनलैंड, स्वीडन, ये हम बात कर चुके हैं। तो ये सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि रशिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो फिनलैंड जो है वो एक वहाँ पर भी हाई अलर्ट है। और वो सारे इस वक्त सोच रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है ये कौन आके यहाँ पे लड़ेगा, कौन लड़ेगा। यूक्रेन की वजह से पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है। इसमें देखें, एक तो चीज़ EU इस वक्त हिल गया पूरा, दूसरा नेटो का कोई सर पैर नहीं है, तीसरा ये कि प्रेसिडेंट पुतिन ने 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं।
यानी इस मरहले पे वो बजाय इसके कि वो कुछ अपनी पैसे जमा करते यूक्रेन की मदद करते, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिए सारे। और वो उनका ख्याल था कि जुलाई के आखिर में कोई 10-20 एक एक आदमी जाएगा, वो ठीक करवाता रहेगा। और पूरे ईयू पे ही उन्होंने एक साथ ही 50 टैरिफ आयद कर दिए 1 जून, यानी 5-6 दिन के बाद वो 50% टैरिफ आयद हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो दूसरी बात, तो वो नेटो के अंदर, साथ ही वो हेग के अंदर, ये जून के अंदर ही समिट है 23-24 को हेग के अंदर, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को बुलाने की पूरी कोशिश हो रही है कि नेटो किसी तरह तो रहे, लेकिन ये कि वो कह रहे हैं नेटो को 5% लेके जाओ। नेटो के 23 मुल्क ऐसे हैं जो 32 में से 23 मुल्क 5% पे नहीं है, अपने जो पैसा है वो 5% नहीं डाल रहे। वो डाल भी देंगे 5%, तो भी अमेरिका सबसे ज़्यादा बड़ा डोनर होगा। वो सब अपनी अपनी छोटे छोटे मुल्क है ना, तो वो अपने 5% सब डाल लेंगे, सारे डाल लेंगे, तो फिर भी अमेरिका का जो शेयर है फिर भी ज़्यादा होगा उन सब के सब को मिला के। यानी अमेरिका इस तरह से उसमें नेटो में इतनी बड़ी उसकी पावर है। अब सूरत हाल ये है कि वो तो इन्होंने थ्रो अंडर द बस ज़ेलेंस्की जो हैं वो तो बिल्कुल ही वो फारिग वहाँ पे उनका मुल्क जा रहा है, उनके वो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स और ये वो सारा, जो मैंने पहले भी बात की थी कि ट्रंप के जहन में ये है कि एक दफ़ा रशिया के पास चला जाए तो रशिया में इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं, रशिया हो सकता है उधर ही जाके मुलाकात हो जाए, तो जितना का जो कुछ करना है जल्दी करो। मतलब एक तरह से इशारा है पुतिन को कि जल्दी करो। अच्छा, पुतिन को जल्दी भी है, लेकिन ये कि वो तो सारे खुला हुआ है मैदान, तो वो कीव की तक आगे पहुंच रही हैं उनकी फ़ौजें। कीव ये दारुल हुकूमत है, तो फॉल ऑफ सरेंडर की बात हो रही है, अब सरेंडर एंड फॉल ऑफ यूक्रेन की बात हो रही है, सकूत यूक्रेन कह लें जिसको। उसके साथ ही यूरोप के अंदर एक तरफ तो ईयू का मामला जो है वो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इसको जब ये हुआ था टेरी मे के ज़माने में ब्रेक्सिट, तो मुझे तो उस वक्त इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती थी, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि डिफेंस पैक्ट हो गया ये यूके का और यूरोप का। उसके नतीजे में यूथ आ जा सकती है, उसके नतीजे में ये ई गेट्स के ऊपर मामला जो मतलब है कि लोग बहुत आसानी से आ जा सकते हैं, डिफेंस के ऊपर मामला सारे तय हुए। लेकिन ये है कि वहाँ पर जो ये जो ख़ुद इस वक्त बरतानिया है, वहाँ पर जो केयर स्टेमर हैं उनको लेबर पार्टी के अंदर से एक बगावत का सामना है, और वो हैं उनकी जो नायब वज़ीर आज़म हैं एंजेलिना रेनर, वो उनकी तरफ से ये बात चली, उनका एक मेमो जो है वो आउट हो गया और वो टेलीग्राफ के अंदर आउट हो गया। अच्छा, वो 13 तक हम दिखा सकें ना, ये लीक मेमो रीड इन फुल। ये एंजेलिना रेनर जो रेनर हैं, इनका मेमो आउट हुआ, और उसमें वो चांसलर जो हैं उनको ये कह रही हैं, जो रीव्स हैं उनसे ये कह रही हैं कि आप जो हैं ये इस तरह से रेवेन्यू बढ़ाने की ये करें, ये करें, ये करें, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो सजेशंस वो दे रही हैं उससे वो प्राइम मिनिस्टीरियल टच, और आपको अंदर नज़र आ रहा है कि लेबर के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये लीक जो टेलीग्राफ में ये मेमो लीक हो गया, तो उसकी वजह से क्योस खड़ा हुआ कि जी ये जो हैं ये कैसे बता रही हैं कि वेल्थ टैक्स कैसे लगना चाहिए और टैक्सेस कैसे बढ़ने चाहिए। तो सारा जो है वो फिर मामला इस तरह से गया कि वो एक बात हो गई कि ये बगावत शायद अंदर हो रही है और ये जगह लेने जा रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टेमर की। आज उन्होंने उसकी तरदीद की। आज सुबह ये संडे के जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं, ब्रेकफास्ट शो और बाकी शोज़, तो मुस्तकिल कह रही हैं कि शी विल नेवर रन टू रिप्लेस कीयर स्टेमर एज लेबर लीडर। लेकिन एक वहाँ पे लेबर पार्टी के अंदर भी एक खामोशी से आप समझें कि एक भूचाल साहब वो कहती हैं मैं जगह नहीं लेना चाहती है, लेकिन यह है कि इकॉनमी चूँकि सारे ही यूरोप की और इतनी अनसर्टिनिटी है, और इनको बड़ा यकीन था प्रेसिडेंट मैक्रों को, इनको सबको यकीन था कि हमारी बात हो रही है, हम गए हैं, हम मिले हैं सारे नेटो के इत्तेहादी हैं आगे पीछे, तो चलें हम किसी तरह यूक्रेन को सपोर्ट कर दें पैसा वैसा जमा करके। तो वो पता चला वो कोलिजन ऑफ विलिंग और ये सारा, तो इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसलिए कि ये उनको हमसे हटके रोक रहे हैं, तो 50% टैरिफ पहले आयद कर दिए, उनकी बिल्कुल इकॉनमीज जो हैं वो बैठ गई, फटा बैठ गए। अच्छा, अब जब मैं बात करता हूँ ना यूरोप का, तो ये जहन में रखें कि इसको आप किसी तरह से तशबीह दे सकते हैं दूसरी जंग अजीम के बाद की या बाकी, क्योंकि देखिए ना डिफीट होने जा रही है एक, ये बिल्कुल टिपिकल यूरोप की हिस्ट्री है ना, कौन सा अलायंस किसके साथ गया, कौन सा अलायंस किसके साथ गया, अमेरिकन किधर गए दूसरी वर्ल्ड वॉर में, आगे पीछे हुए, सोवियत यूनियन ने जर्मनी को गिरा दिया, तो ये उसके बाद एक नया ऑर्डर जन्म लेता है, उसकी यूरोप से ही रूट्स हैं। तो दूसरी जो है तो ये सारा मामला, लेकिन ये कि आप ज़रा वक्फा लें।
नेतन्याहू को एक बहुत बड़ी शटअप कॉल गई है थोड़ी देर पहले। आप जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। जैसे ज़ेलेंस्की कोई आहिस्ता आहिस्ता होता है ना कि उसको वो मतलब है कि अब नेतन्याहू भी उसी तरफ जा रहा है जहाँ ज़ेलेंस्की गए, लेकिन नेतन्याहू बहरहाल अदालतों में लैंड करेगा जंगी जराइम के इल्ज़ाम में। जी, कत्लेआम का इल्ज़ाम। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में आज तुर्किया पहुंच गए। अहम मुलाकातें भी उनकी जारी हैं। कितना खुश आइंदा? बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत शुक्रिया इन तमाम ममालिक का, दुनिया के बहुत से ममालिक का, जिन्होंने पाकिस्तान का इस मौके पे साथ दिया। तुर्किया उनमें से एक है। और ये देखें जो चाइना और अफ़गानिस्तान के मामला, पाकिस्तान के मुलाकात वहाँ पे हुई है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। ईरान का दौरा, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं हमारे। सारे मुल्क मतलब काफ़ी दुनिया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं मीडिएशन करवाऊंगा, बीच में सालिसी करवाऊंगा। तो वो कह रहे हैं अमेरिका ने कहा ही नहीं, अमेरिका ने कहा ही नहीं, तो जंग कैसे बंद कर दिया आपने, जारियत कैसे बंद हो गई? मतलब है कि मैंने कहा ना, ये सवालात का जवाब भारत के लोग ही ढूंढ रहे हैं और उनको ही जवाब इनको देना पड़ेगा। सियासत को अलग करके जहाँ मुल्क का इशू आता है तो वहाँ मेरा ख्याल से भारत के अवाम ये मोदी जी को अपनी मुल्क की सालमियत के ऊपर दाव पे लगाने नहीं देंगे अदानी और अंबानी के चक्कर में। एक और इन्होंने आज इल्ज़ाम आयद किया है चाइना पे, लेकिन ये है कि इसका चूँकि खबर आई है दरमियान में तो हम उसको कोट कर देते हैं। ये उनका कहना ये है कि जो चाइना है, चाइना ने जो, क्योंकि ये सारे दरिया जो हैं ये ज़ाहिर है कि ओरिजिनेट तो हिमालय से होते हैं, तो दरिया सतलज का पानी, वो रिसर्चर्स कह रहे हैं कि भारत की तरफ आने वाला जो सतलज का पानी है वो चाइना ने उसमें कमी कर दी है। ये बहरहाल इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अब चाइना की तरफ से क्या जवाब आता है क्या नहीं आता, लेकिन इनका कहना है कि चाइना ने इनके दरियाओं के पानी कम करने शुरू कर दिए हैं। अगर हम स्लाइड दिखा सकें यहाँ पे तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा ताकि वो रेफरेंस हमारे सामने आ जाए। ये चाइना कटिंग ऑफ इंडियाज़ वाटर, रिसर्चर्स फ्लैग स्टीप सतलज ड्रॉप इन सैटेलाइट डाटा। तो ये इंडस पे लगे हुए थे, चाइना इन पे आ गया, किसी का पानी बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये कह रहे हैं चाइना क्या जवाब देता है? अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो ऑल्टर किया या डाइवर्ट कर दिया, ये डक्शन या नेचुरल कॉजेज से, लेकिन पानी कम होना शुरू हो गया। इनका कहना ये है कि सतलज का और चाइना का इन्होंने नाम लिया है। बहरहाल दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा, पाकिस्तान का तो डेलीगेशन भी कम है, थोड़े लोग गए हैं और वो पाकिस्तान तो अपनी एक बात कर रहे हैं ना कि हमने तो कहा था इनसे कि इन्वेस्टिगेशन करवाओ, और ये हर कुछ अरसे के, और ये सारे सवाल भाई पाकिस्तान ने अपना केस क्या पेश करना है, पाकिस्तान ने सारे सवालात रख देने जो 22 तारीख के बाद से पाकिस्तान कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ये करवाइए, वो करवाएं, सारा पाकिस्तान तो कर रहा था। और उसके बाद अचानक एक दिन इन्होंने वो जो है वो उनको कह के, और उसके बाद वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान से कहें थोड़ा सा हमला करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ओ भाई अजीब लोग हैं, हम थोड़ा सा हमला करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जो जयशंकर जी कह रहे हैं थोड़ा सा हमला करेंगे और हमें जवाब ना दे पाकिस्तान में, थोड़ा सा करके हम अपने लोगों को खुश कर देंगे। अच्छी बात, अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं। वो कहने नहीं, इनका मतलब ये था, उनका मतलब ये था, उनका मतलब ये था, उनका मतलब ये था। उसके बाद एक शटअप कॉल आई, वो बंद कर दिया इन्होंने जारियत। पाकिस्तान तो लड़ने को तैयार था, आगे चला जाता पाकिस्तान। बल्कि मैं आपको बताऊँ, ये हमारी एयरफोर्स तो आगे गई बहुत ज़्यादा। बाबर सिंधु साहब और जो उन्होंने सारा उनके पायलट्स ने फड़का दिया उनको। नेवी के लोग कहते हैं हमारे पत्ते लग जाते हैं ना तो हम तो एयरफोर्स से ज़्यादा पेंटी मारते हैं इनकी। हाँ, इनकी जो इनके जहाज़ हैं सबमरीन बन जाते हैं। सबमरीन जो है वो कहीं वो बिलो द सी होता है, पता नहीं कहाँ पे वो निकलते हैं उसमें से। तो बहरहाल ये है कि ये बड़ी जंगों की तरफ ही जा रहे थे और पता नहीं क्यों ये जंगों की तरफ जा रहे हैं। इनको बुनियादी मामलात को देख के और मामलात को अफाम और तफहीम की जंगें छेड़ना और इस तरह की बातें करना और इस तरह का रेटरिक दुनिया में अच्छा नहीं है। जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उससे ये डिस्कस करें, अपने डिस्कस करें ना पहले, तो पाकिस्तान के साथ बाद में करें, अपना देखेंगे उस दिन हुआ क्या। हमें अब ज़्यादा परेशानी है कि उस दिन हुआ क्या वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में। जो इनके MP कह रहे हैं कि जो औरतों को भी लड़ना चाहिए था साथ, औरतें, ओ भाई ये सवाल है क्या? ये सवाल था क्या कि आप कह रहे हैं औरतें बुज़दिल थीं, अपने शौहरों को बचाने के लिए कूद जाती तो वो भी मर जाती साथ। अरे ओ भाई इशू, बहरहाल मैं अब इस पर क्या बात करूँ। जो नेतन्याहू ये सारा ऐसे जा रहे हैं ना चारों तरफ से। और शशि थरूर ने जो बात की है कि तुर्की के हमें ज़लज़ले में मदद नहीं करनी चाहिए थी, अफसोस हुआ। ये कोई और बात कर देता ना उनका,
बंदा, लेकिन शशि थरूर के मुंह से ये बात सुन के अफसोस हुआ। बहरहाल अब वो जाहिर है कि एक माहौल बना हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर देता हूँ कोई बात। इसराइल को शटअप कॉल गई है कि ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करेंगे आप गजा में, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बातचीत जो चल रही है, हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी भी, वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये मुज़ाकरात इस वक्त अभी भी हो रहे हैं, तो ये चारों तरफ से घेर घार के, आज भी शहादतें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन ये कि फंस गया ना नेतन्याहू, और मैंने क्या करना है। वो जो इन्होंने नया बंदा अपॉइंट किया है डेविड जिनी, जो कि शिनबित का, उसके अपॉइंटमेंट के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। उसको नेतन्याहू ने एक खाली सड़क के ऊपर नेतन्याहू गाड़ी ड्राइव करते हुए गए, उससे कहा तुम यहाँ खड़े रहना, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा लूंगा। उसको गाड़ी में बिठाया, वो खड़ा हुआ था कि खंबे के नीचे रात के वक्त, उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में चलते चलते नेतन्याहू ने उसको कहा कि तुम शिनबित के सरबराह होगे, जल्दी से चार्ज संभालो, इसलिए इससे पहले कि फौज को पता चले, बाकी लोगों को पता चले। तो इस तरह उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि अदालत ने भी रोक दिया था और उन बार को हटाने से हो रही है। तो इस तरह से नेतन्याहू साहब इस ज़हनी कैफियत में आ चुके हैं, वो फटा चल रहा है वहाँ पे। लेकिन जो असल बात है वो ये कि ग्राउंड ऑफेंसिव से रोक दी है, और उसकी वजह एक बहुत खौफनाक एक्सप्लोजिव स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक बहुत बड़ी स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज दे दी है। आपको पता है काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि गज़ा के अंदर इमदाद जो है वो अगर अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है वो नहीं दे सकता, इसराइल को इतराज़ हो रहा है, तो ऐसा है कि न्यूट्रल अदारा बनाते हैं और न्यूट्रल अदारे के तहत पे ट्रक जाएंगे। अच्छा, इस पर भी इसराइल बड़ा शोर कर रहा है, नहीं 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 जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये काफ़ी दिनों से मसला चल रहा था ना। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसमें ये फ़लस्तीन के हमायती घुसे हुए हैं, और सारे उसमें वो हैं जो डॉक्टर्स यूरोप के और दुनिया भर के, वो लोग उसमें, और इमदादी, इनको इतराज़ था, अक़वाम मुत्तहिदा को मानते ही नहीं हम। अच्छा, अब ये हुआ जनाब कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो 26 जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सप्लोजिव स्टोरी दी है, उसके मुताबिक जो नया प्लान बनाया और जो नई तंजीम बनी है न्यूट्रल, वो असल में इसराइल की ही है। वो कहते हैं न्यू गजा एड प्लान बाईपासिंग यूएन एंड बिल्ड एज न्यूट्रल। ये पूरी की पूरी कंपनी ही असल में इसराइल में बनी है, और इसको बनाने वाले कौन है? अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स। खबर कौन दे रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स मेन ग्रुप प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इज रन बाय फिलिप एफ रेली, फॉर्मर सीनियर CIA ऑफिसर, एंड फंड रेजिंग ग्रुप इज हेडेड बाय जेक वुड, अ फॉर्मर US मरीन। अच्छा, और उन्होंने कहा कि तो वो पूरा का पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया कि भाई उसको छोड़ दें आप, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या था और बाकी जो अरब ममालिक कर रहे थे, ये जो एड जिसके ऊपर ये चीख रहे हैं, ये इन्होंने, इनकी अपनी है, इन्होंने बनाई हुई है, जिसके ट्रक भी रोके हुए हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, ट्रक रुके हुए, उसको नहीं जाने दे रहे, उसको, ये अपनी है इनकी। और ये कि बस अच्छा अपने 10 छोड़ दिए, 20 छोड़ दिए, 50 छोड़ दिए, असल में इनके अपने ही लोग हैं, अपने ही। अच्छा, अब जनाब सवाल ये कि खबर ये दी किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स को ये खबर किसने दी? तो खबर के बारे में गालिब इम्कान ये है कि खबर इन्होंने खुद ही दे दी। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को खुद ही कहा कि वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुम अमेरिका भी जाओ, हम भी भाड़ में जाएं, सारे के सारे भाड़ में, जन्नों में जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा ही आगे करेगी दोबारा। ये तुमने जो है ये ड्रामेबाजी हमें, तो उसकी मैं वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने ही खबर दी है। उसकी वजह ये कि इसराइल का मीडिया इतना सर पीट रहा है सुबह से, चाहे वो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या बाकी जगहों पे, इतना सर पीट रहा है इस खबर को लेके कि ये जो था ये अमेरिकन ने बनाया था। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना, अच्छा, एक तो फ्रांस 24 ने इसको बड़ा अच्छी तरह से लिखा कि वेपनाइजिंग एड, न्यू प्लान कॉल्स फॉर 27 कॉन्ट्रैक्टर्स टू टेक ओवर UN। लेकिन मैक्रोन तो इस वक्त बहुत नेतन्याहू के हदफ पे है ना, बरतानिया, कनाडा, यूरोप के कई। आज आपको पता है स्पेन में 20 मुल्क जमा थे, स्पेन में 20 मुल्कों का इजलास हुआ है, अरब मुल्क भी हैं और 20 दूसरे मुल्क, जो गजा के ऊपर वहाँ पे बात हो रही है सीज़ फायर के ऊपर, और उसमें कई मुल्क कह रहे हैं कि गजा को, फ़लस्तीन को मान लो, कई कह रहे हैं गजा के इस पर इसराइल को बैन करो। दुनिया उठी हुई है इस वक्त। लेकिन आप अगर 28 देखें तो इसराइल का मीडिया रिपोर्ट, इसराइल बिहाइंड US कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्होंने अपने साथ साथ ये लेके डूब गए हैं। इन्होंने ही उस न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को उठा के इसराइल की मीडिया ने अमेरिका को भी जबरदस्त कर दिया, खुद भी उन्होंने कहा हम तो हो ही गए हैं, इनको भी ले जाए ना साथ ही। ये किस चक्कर में अपना बना के वहाँ पे जो है ये हमारे बाद जो है ये मतलब हम नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं है। फिर टाइम्स ऑफ इसराइल, इन्होंने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा लिया।
29th, US registered Gaza aid group is brainchild of Israel. Is funding is unclear. ओ भाई आपकी है तो खामोश रहो ना। नहीं, इन्होंने कहा ऐसी कि तैसे अमेरिका भी जाए, हम भी जाएं, सब जाएं जहन्नुम में सारे के सारे जाएं। उसके बाद जो है वो 30th इनका जो हाथ है, इन्होंने वो अपने पूरे देखे ना प्लान तो इन्होंने बनाया ना, लेकिन अमेरिका इनको गालियां दे रहा है ट्रंप, तो इन्होंने कहा कि हम भी जाते हैं तो 30th हम भी जाते हैं तो साथ ये भी जाएं। तो 30th, how Netanyahu's office choose a US firm with no aid experience to run Gaza food project behind Israelis army's back। अच्छा, अपनी ऐसी तैसी फेर दी इन्होंने कहा क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है, इसको देख के मुझे ये गुमान हो रहा है कि इन्होंने खबर लीक कर दी है न्यूयॉर्क टाइम्स वाले को। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी, इन्होंने उठा लिया। अच्छा आगे देखें, विदाउट अ टेंडर और अ प्रॉपर प्रोसीजर अ टीम लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री सेक्रेटरी रिक्रूटेड एंड ऑब्सक्योर ये वो फलाना कंपनी टू कोऑर्डिनेट humanitarian operations in Gaza. Though the company presents itself as American, Israeli figures are also involved and many questions remain unanswered. चलें जी, सबकी ऐसी तैसी फिर गई। अब वो जनाब पूरा जो प्रोजेक्ट था आगे पीछे ये एड तय ये हुआ था कि यरगमाली जो है वो रिहा होंगे, उधर से यरगमाली 10, इधर से जो है वो 45 या 60 दिन के लिए जो स्टीव विटकॉफ का फॉर्मूला था 60 या 45 दिन का सीजफायर हो जाएगा। हमास इस पर एग्री कर गई थी। अचानक ये जो फिर ये एड खोल देंगे, लेकिन पता चला वो जो एड खोलनी थी वो तो सारे के सारे इसराइली थे। इनका अपना ही प्लान था कि हम एक न्यूट्रल कंपनी बना के एड और सारा। तो अब आखिरी जो खबर है वो ये है कि शटअप कॉल चली गई उनको कि अभी तो ज़मीनी कार्रवाई तो रोको, ज़मीनी कार्रवाई तो रोको। और ये जो प्लान था जिसके पीछे लगे हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा के कि उनके ट्रक नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो उधर से वो प्लान इन्होंने खुद ही इसराइल के लोगों ने तब के आउट कर दिया। और उसके नतीजे में अरब मुल्क अब कह रहे हैं कि भाई ये तो एक न्यूट्रल कंपनी बनाई थी और अब इसमें स्टीव विटकॉफ बीच में वो कहते फिर रहे हैं कि नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई इससे, मुझे तो। लेकिन वो स्टीव विटकॉफ की पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई है बीच में। और प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे क्या ये हमारे लोगों ने बनाई थी, डीप स्टेट अभी तक एक्टिव है, ये कैसे बनाई थी, मैंने तो कहा था कि एड जानी चाहिए, ये एड हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप पे बैठे हैं उधर। तो एक गुफअप हो गया है। इस गुफअप में जो अच्छी उन्होंने कहा कि अभी एड भी रोको, एड यूनाइटेड नेशंस वाली एड खोलो, इस कंपनी की रोको जो हमारी अपनी कंपनी और इसराइल की कंपनी, इसको दूर रखो इससे, और अक़वाम मुत्तहिदा की एड खोलो और साथ ही ग्राउंड ऑफेंसिव बंद कर दो। और ख़बरदार, अच्छा एक वो इसराइल के अंदर ये बात चल रही है कि रॉन बार ने खबर दे दी है, वो जो शिनबित वाले हैं जो जिसको हटाया है, लेकिन ये कि अंदर मुकम्मल खाना जंगी है। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को मेरा ख्याल ये कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब ये कैफियत आ जाती है ना नेतन्याहू और ये तरह की कैफियत, तो फिर ये होता है कि मिस एडवेंचर्स करने का भी सोचते हैं। जो अच्छी बात है ये है कि भारत के अवाम ने सवाल उठाए, वो भारत के अवाम बड़े ज़हीन हैं, बहुत ज़हीन है। ये छोटे से ग्रुप को आप हटा दें, ये चोरा टोला जो है इसको हटा दें, जो लोग बड़े सेंस की बात करते हैं उनकी बात आगे आने नहीं दी जाती, वो सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल वो उठा रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं कि जी 22 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद किसने क्या किया। असल सवालों के जवाब दें, ये ना करें कि जी 36 इंच का चीना पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं तो सिंदूर मेरे खून में दौड़ता है, ये दौड़ता है, वो दौड़ता है, उसको छोड़ दें। ये सारे ड्रामेबाजी छोड़ दें। ये कोई ना जो है वो बॉलीवुड की फिल्म चल रही है, ना कोई स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। सीधी सीधी बात करें कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, और आप खुद अभी तक मकबूजा कश्मीर क्यों नहीं गए, उस इलाके में क्यों नहीं गए, और क्या कोई जुडिशल कमीशन बना नहीं बना, नहीं, अगर सारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सबूत आपके पास था पाकिस्तान के हवाले से तवाय 3 खाकों के। अच्छा वो खाके ही हैं, उनका कोई नाम भी नहीं है, खाका नंबर 1, खाका नंबर 2, खाका नंबर 3, वो किधर है 3 खाके? वो खाके बकौल जयशंकर के वो खाके खाक में मिलके पता नहीं वो कहीं तहलील हो गए, किधर गए वो ऐसे। अच्छा आप यकीन करें इन खाकों की जगह अगर मैं बना के ना पेंसिल से और मैं टीवी पे दिखा दूं तो लोग 1000% लोग यकीन करेंगे कि अच्छा ये खाके होंगे, क्योंकि खाकों का नाम ही नहीं है कोई। ये 3 खाके हैं, इन खाकों की बुनियाद पे पाकिस्तान पे हमला कर दिया, यानी ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पिटाई होगी, वापस चले गए। भाई आप करके मतलब है कि ये कोई बात है, यानी खाकों का नाम ही नहीं है। अच्छा वो पूछने खाके मार दिया आपने, एक सवाल पूछा, इंसानों को छोड़े खाके मार दिए, कहते हैं नहीं खाकों का हमें पता चल गया है, खाके कौन है ये जयशंकर जी कहते हैं, और हम खाकों के पीछे जाएंगे। यानी बंदे गायब ही हो गए, खाके मार के कत्ल करके लोगों का भाग गए,
और बीजेपी कह रही है कि ख़वातीन को शर्म नहीं आती, वो बेहिस हो चुकी हैं कि जब खाके वहाँ पे कत्लेआम कर रहे थे तो इनको भी खाकों से लड़ना चाहिए। तो अजीब और गरीब किस्म का केस है, कोई सर पैर है नहीं, और उसमें जो है ये अब हम तो दुआ कर सकते हैं कि इनको हिदायत दे, और ये दहशतगर्दी में मुलविस हो गए बलूचिस्तान में और इधर उधर, तो ये कि इनको हिदायत दे, अपने मुल्क को संभालें। और ये कभी उछलना शुरू कर देते हैं कि वो चला गया, मोहम्मद यूनुस चला, बस मोहम्मद यूनुस के जाने से क्या हो जाएगा, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी उनकी, वो बांग्लादेश के अंदर एक नया सिलसिला सारा बनेगा। तो वो कभी उधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, सारा तो देखें। बहरहाल ये 3-4 करैक्टर चूँकि इनके वो बुरा टाइम आया हुआ है इस वक्त, तो इनसे कुछ भी तो अब देखें कैसे वो इसराइल ने बनाई हुई है। अच्छा, उन्हीं के ट्रक रोक रहे हैं, इसराइली फौज ने ट्रक रोक दिए इमदाद के, वो अपने ही है उनके। तो बड़े बड़े ड्रामे। तो अभी मुकाबला चल रहा है ना नेतन्याहू और मोदी के ड्रामों का आपस में कि कौन बड़ा ड्रामेबाज है, लेकिन ये है कि इनके अवाम जो है बहरहाल सेंसिबल है, तो देखते हैं कि हालात किस तरह जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।